जय हिंद मित्रों। पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग पेंशन पा रहे हैं उनके लिए सरकार स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। क्योंकि जब कोई नई योजना आती है तो उसमें विविध प्रकार की बातें होती हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता। जितने भी पेंशनर हैं उनके मन में बात चल रही होगी कि इसमें हम कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ जमा करेंगे, इनमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके क्या क्या लाभ होंगे। आज हम बता दूं पेंशनर्स को, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनर्स को, चाहे वो किसी विभाग में हो। हम बात करने जा रहे हैं विद्युत पेंशनर परिषद के सेक्रेटरी हैं आदरणीय बड़े भाई श्री दुर्गा प्रसाद जी। आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमें बताएं कि जो यूपी सरकार की तरफ से यह पेंशनर्स के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाने की बात चल रही है, उसमें क्या क्या है, पेंशनर को क्या करना है, पूरा विस्तार से बताएं आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी। ऐसा है सर कि वो ये सरकार जो स्मार्ट कार्ड पेंशनर के लिए बना रही है जी। उसका हमारे समझ से उद्देश्य है कि कैशलेस व्यवस्था जो पंडित दीनदयाल जी का दिया गया राज्य कर्मचारियों के लिए, जी वो उसमें वो कार्ड रहेगा, उसको दिखाकर वो अपना इलाज करा सकते हैं। अच्छा, इससे राज्य विद्युत परिषद का संशय है, क्योंकि हमको कैशलेस सुविधा बोर्ड ने दिया है, राज्य कर्मचारियों को नहीं था। तो स्मार्ट कार्ड बनाने का मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उसका लाभ उससे वहाँ के पेंशनरों को मिलेगा, राज्य कर्मचारियों को। जी, ये तो प्रत्यक्ष रूप से लाभ की जो उम्मीद है उसके बारे में आपने बताया। पहले आप ये बताएं कि जो पेंशनर हैं उनको ये फार्म कहाँ से मिलेगा, फार्म भरने के बाद उसको कहाँ जमा करेंगे? ये ट्रेजरी अफसर की जिम्मेदारी है। जी। वो आर्डर आदेश में है कि ट्रेजरी अफसर ऐसा फार्म कलेक्ट करके वो केंद्र को निर्देशालय को कदम से भेजे। जी। और वहाँ वो जो है, एक तो उनकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी के हिसाब से उन्होंने पेपर में निकाला कि ये प्रोफार्मा है, ये भर के जमा कर दें ताकि ये बनाकर वो लखनऊ भेज सके। हाँ जी, उसके लिए तो उसमें निर्देश भी है उनके लिए कि आप नोडल अधिकारी बनाएंगे, महीने के अंतिम दिवस में आप पूरा विवरण भेजेंगे। ये सब चीजें हैं। आप हमको बताएं कि इसमें पेंशनर को क्या करना है, फार्म भरेंगे तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पेंशनर ऑनलाइन, उसमें लिखा हुआ आदेश में सर, आदेश में कि ऑनलाइन सब चीज तो सबमिट कर देंगे, लेकिन उसमें एक चीज दिया कि ऑफलाइन कुछ ऐसी सूचनाएं जो है दिक्कत हो रही थी ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन में मतलब जाकर जमा करना या बाय पोस्ट। हमको लगता है बाय पोस्ट से भी उनका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि जो केरल में है, तमिलनाडु में है, उनको बहुत दिक्कत होगी आकर कराने के लिए। और उससे बिजली पेंशनरों को विशेष लाभ नहीं होगा। हम इस क्रम में मतलब फिजिकल तौर पे पेंशनर को उपस्थित होना पड़ेगा या बाई डाक? इस संदर्भ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं, विशेषकर ट्रेजरी से उनसे बात कर लेंगे। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो उसमें बात जुड़ जाए कि बाई पोस्ट भी क्या उसे भी स्वीकार कर सकते हैं या आना ही पड़ेगा। ये बात अगली बार जब हमारी आपकी बात होगी तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, ताकि जो देश के कोने कोने के लोग हैं जो यूपी में किसी भी डिपार्टमेंट में काम किए हैं, क्योंकि उम्र भी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे लोगों को सहूलियत मिल जाए। अब हमको ये बताएं कि उस फार्म में पेंशनर को करना क्या क्या है? क्या फोटो लग रही है? फोटो किस तरह की लगेगी? एक स्टैम्प फोटो लगेगी। जी। पेंशनर का नाम लिखना पड़ेगा। जी। पारिवारिक पेंशनर है तो पारिवारिक पेंशनर का नाम लिखना पड़ेगा। जी। जिस ट्रेजरी में वो काम कर रहा है उस ट्रेजरी का नाम लिखना पड़ेगा। जी। और जहाँ पे वो कार्यरत है जी। जिस विभाग में कार्यरत था वो विभाग लिखना पड़ेगा। और जिस पद से वो रिटायर हुआ है वो पद लिखना पड़ेगा। जी। जरा हमको फोटो के बारे में बताएं कि फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लगेगी, रंगीन लगेगी, क्या? नहीं, रंगीन लगेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है, ताकि रंगीन तस्वीर लगेगी। फोटो रंगीन लगेगी और स्टैम्प
फोटो लगेगी, स्टाम्प साइज की लगेगी। हाँ स्टाम्प साइज का, हाँ जी जी जी, और जो प्रोफार्मा है उसको फिलअप करके वे अपने जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये बताएं कि पेंशनर जो अब बिजली विभाग की हम बात करते हैं, अन्य विभागों में तो तेजरी से या जैसे भी उन लोगों को पेंशन मिलती होगी। देश भर के लोग ओबरा में काम करते रहे और वे रिटायर होने के बाद अपने अपने प्रदेश में चले गए, तो उन लोगों का भुगतान कहाँ से होता है? क्या उनके प्रदेश से हो जाता है या यूपी के ही किसी तेजरी से उनको लेना पड़ता है? क्या इस तरह की सुविधाएं हैं? ऐसा सर ना कि ये यूपी में ही उसका अकाउंट होता है, उस अकाउंट में वो कदम से भेज देते हैं। कुल मिलाकर के इनका लेखा जोखा उत्तर प्रदेश सरकार ही रखती है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार रखती है। और चूंकि ऑनलाइन सारी व्यवस्था है तो उनके अकाउंट में पेंशन चला जाता होगा, तो कहीं से भी उस धन को निकाल लेते होंगे। हाँ, निकाल लेते हैं जी। इस तरह की। हाँ, ये प्रक्रिया ये है, जैसे अब महाराष्ट्र में कोई रह रहा है जी तो जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको पेंशन नहीं देगी, जी वो यूपी गवर्नमेंट ही देती है। उनका एड्रेस और खाता किसी यूपी से सटे हुए अथवा पर ही कदम से रहता है, तो वो अपना डाल देते हैं, उसके थ्रू अपना निकाल के कदम से वो काम कर लेते हैं। हाँ, अभी है कि जब कभी आना होता होगा तेजरी के लिए, तो थोड़ी सी उसमें सुविधा होती होगी उनको, क्योंकि अपने नहीं, तेजरी आने की प्रक्रिया खत्म हो गई है सर। जीवित प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन भेज देते हैं, इसलिए उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम ये कहें कि जो डिजिटल या ऑनलाइन की जो बात हमारे देश में चल रही है और हो भी रही है, तो इसका लाभ कहीं न कहीं लोगों को मिल भी रहा है। जी जी, भाग दौड़ से लोगों को बचत हो रही है, और एक तरफ हमको लगता है कि जब कोई चीज ऑनलाइन हो जाती है तो उसमें करप्शन की भी संभावना। व्यवस्था है ऑनलाइन पे, ये व्यवस्था है कि अगर वह आदमी आना न चाहे तो तेजरी अफसर अपना आदमी भेजकर वो वेरिफिकेशन कर सकता है, कराने की ये भी व्यवस्था है। जैसे कोई केरल में है, वो ऑन बेड है और उसका नहीं हो पा रहा है, तो ये तेजरी अफसर की जिम्मेदारी रहती है कि अपना प्रतिनिधित्व भेजकर वो प्रमाणित करा ले कि वो जीवित है। जी जी, लेकिन हम आप तो काफी करीब से इस चीज को जानते हैं कि नियमावली तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन व्यवहार में आने के बाद तो। हाँ, व्यवहार में कभी कभी आया है सर, हम इसको देखे हैं। तो कुछ लोगों का शुरू में नहीं हो रहा था, तो तेजरी अफसर ने वो उसको भेजकर वेरिफिकेशन कराया था। नहीं, वो तो है, लेकिन हमें लगता है जैसे कि जिन व्यवहारिक, हमारी आपकी बात हो रही, सिद्धांत में बहुत सारे नियम कानून बने हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जैसे जिसकी जो प्रॉब्लम है, मतलब जिसको जिस चीज का लाभ मिलना है, उसे भी एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि समय से उसको उसका लाभ मिल जाए। हाँ सर, वो उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा और रहता है। अब जैसे और कभी दिक्कतें व्यक्तिगत, जैसे कोई पोस्ट पर बैठा हुआ है और बदमाशी करता है, तो दिक्कत होती है। जैसे 80 साल हमारा पेंशनर हो गया तो 20% का लाभ होता है। जी 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 जी, इनिशियल पे का 20% लाभ मिलता है। हाँ जी। उस समय हम तेजरी अफसर से इस पर बात किए थे, तो वो कहे कि उस कर्मचारी को आना पड़ेगा। हम कहे साहब, ऐसी अवस्था में 80 साल की अवस्था में कैसे आएगा? जी जी जी, उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन दे दें, और क्योंकि शुरू का हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं कि उसकी जन्म तिथि क्या है, कैसे है, कब से, तो उसका एक्चुअल जो है वो एप्लीकेशन देते कि हाँ, हमारी 80 साल हो गई है और मुझे 20% का लाभ मिला है। तो एप्लीकेशन दे दो तो मैं उसको चेक कराकर उसको विड्रॉ करा सकता हूँ, उसको लाभ दिलवा सकता हूँ। हाँ जी जी जी, ये मेरी तेजरी अफसर से बात हुई थी और उन्होंने कहा था, हमको साहब कोई केरल में माल में रह रहा है, 80 साल का हो गया, तो ऐसी अवस्था में कैसे आएगा वो? तो उन्होंने कहा वो एक एप्लीकेशन दे दे, वो कर दे और उसको पूरा कर देंगे। और एक प्रश्न और है, जिनका 15 साल हो जाता है, जो रिकवरी होती है, जी जी, जो वो राशिकरण मिलता है, जी जी, 15 साल बाद वो मैच्योरिटी हो जाती है तो फुल पेंशन हो जाता है वो। जी जी, उसमें बदमाशी बाबू लोग करते हैं। जी जी, वो परेशान बुलाते हैं कि आप रिकॉर्ड लाइए, 15 साल हुआ कि नहीं। ये इस पे हमारी केंद्रीय अफसर से बात हो जाएगी। तो ये बाबुओं की कमी है, ये बाबुओं की बदमाशी की वजह से चाहिए।
हाँ जी जी। और एक जो प्रमुख बात अब है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, विशेषकर जब वो अपनी सेवा में रहता है, जी तो उन स्थितियों में हमें लगता है बहुत सारे लोग उसके नजदीक रहते हैं, जो जी। एक प्रवृत्ति होती है। और जैसे जैसे उम्र व्यक्ति की बढ़ती है और शरीर उस तरह से एक्टिव नहीं रहता, या कहें कि क्षमता में कमी आती है, तो आप विशेषकर पेंशनरों के लिए काम कर रहे हैं और लगातार एक्टिव हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इसी तरह से लगे रहें, और हम तो लोगों से यह भी अपेक्षा करेंगे कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे पेंशनर हों, उनकी यथासंभव जितनी हो सके मदद की जानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कम से कम सुझाव दें। हम खुद अपने तरीके से पूर्ण करते हैं सर। जो भी आता है, हम किसी भी स्थिति में रहते हैं, कोई पेंशनर हमारे यहाँ फोन कर देता है तो हम उसको विधिवत समझाते भी हैं, उसका सहयोग करते हैं। जी जी जी। हम आपसे चाहेंगे कि अगर आप अनुमति दें तो आपका नंबर भी हम इस पे डाल देंगे। हाँ डाल दीजिए सर। हाँ, डाल देंगे कि जो भी पेंशनर हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपसे वो बात कर। बिजली विभाग के पेंशनर। हाँ, बिजली विभाग के पेंशनर, और उसमें हम डाल देते हैं। और नहीं, अन्य लोग करने लगेंगे तो अन्य लोगों की समस्याओं का तो ठीक ठीक तो ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत यही होगी कनन सर की वो उनकी ढांचा स्केल और अंडरफंड जो चीज है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें बता देंगे। ये चीज इसमें डाल दीजिए हमारे तरफ से जी जी कि सरकार विद्युत विभाग के पेंशनरों को या फिर सभी पेंशनरों को जी जी राज्य कर्मचारियों का जो ही डीए का आदेश होता है स्वतः हमारे पर लागू हो जाए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर हम इस बात को भी। हाँ, राज्य कर्मचारियों को जो ही ऑर्डर होता है पेंशनर का, जी जी डीए का, वो जी स्वतः हम लोगों पर लागू हो जाए। हमारा विभाग 3 विभाग है, उसको ऑर्डर करता है, उसमें बड़ा विलम्ब होती है और जी जी। उसमें बड़ा लोगों को असमंजस में हो जाता है कर्मचारियों पेंशनरों के बीच में। तो ये हमारे तरफ से हमको सरकार लगता से है, हमें लगता है कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सामान्य आदेश पारित कर दें। हाँ बस राज्य कर्मचारियों को जैसे ही पेंशन संदर्भित कोई आदेश लागू होता है तो प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य संस्थाएं भी उसको स्वतः आदेश मान करके क्रियान्वित कर ले। कुछ इस तरह का आदेश हो जाएगा तो मुझे लगता है जो विलम्ब होता है वो नहीं होगा। जी जी। हाँ, नहीं ठीक, आपने हमें समय दिया। आदरणीय अभिन दुर्गा प्रसाद जी से बात हो रही थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप इसी तरह से लगातार पेंशनर्स की समस्याओं का हल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।